समय की बात है जब एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में शांति और उसके माँ बाप रहते हैं। शांति अपने माँ बाप की देखभाल करती थी। उनके पास काफी जमीन थी जिस पर शांति खेती किया करती थी। पूरे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी जो वो काफी अच्छे से निभा रही थी। एक दिन की बात है जब शांति खेतों में काम कर रही थी, पर तभी साथ वाले खेत के ट्रैक्टर की ब्रेक फेल हो गई। वो शांति के खेत में घुसा चला आया और शांति उसकी चपेट में आ गई। पास में ही हरी नाम के लड़के का भी खेत था जो जल्दी से शांति के माँ बाप को बुलाने गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? शांति के बाबूजी जल्दी से खेत में जाते हैं तो वहाँ शांति मरी पड़ी होती है। उसके माँ बाप फूट फूट कर रोने लगते हैं। हाय हाय मेरी बच्ची, भगवान ने एक ही औलाद तो दी, वो भी हमसे छीन ली। हाय भगवान। शांति के माँ बाप शांति को उसी खेत में दफना देते हैं। शांति के बिना उसके माँ बाप एकदम अकेले पड़ जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि अब वो कैसे अपना बचा खोचा जीवन शांति के बिना निकाल पाएंगे। बड़ी मुश्किलों से उनका एक एक दिन गुजर रहा होता है और ऊपर से एक दिन जमींदार का आदमी दरवाजे पर आकर खड़ा होता है। कोई है क्या घर में? कौन है? अंदर आ जाओ। हाँ भाई, कर्जा देने का कोई इरादा है कि नहीं? कर्जा? हाँ, कर्जा जो तुम्हारी बेटी ने लिया था पिछले महीने। बेटा, हम कर्जा कैसे चुका पाएंगे? हमारा तो एक ही सहारा थी और वो भी चली गई। अब तो कुछ दिन में खाने को भी नहीं होगा हमारे पास। वो देखो, मैं कुछ नहीं जानता। जमींदार जी ने बोला है पैसे लेकर आओ। अब मुझे एक तारीख बता दो कि कब पैसे दोगे। हमें कुछ दिन की मोहलत दे दो। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बेचारे बूढ़े माँ बाप चिंता में पड़ जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कल से खेती करना शुरू कर दूं। एक बार की फसल से सारा कर्जा भी उतर जाएगा और हमारा भी गुजारा हो जाएगा। अरे पर आप इस उम्र में कैसे खेती करोगे? आप थोड़ी देर चलकर ही इतना थक जाते हो और खेती करने की बात करते हो। कोई और चारा भी तो नहीं है हमारे पास। अगर कर्जा नहीं चुकाया तो जमींदार हमारे खेत घर सबके ऊपर कब्जा कर लेगा। अगले दिन बेचारा बूढ़ा आदमी खेतों पर काम करने जाता है। थोड़ा सा काम करके ही उस बूढ़े आदमी की हालत खराब हो जाती है। वो बहुत थक जाता है और उस जगह आकर बैठ जाता है जहाँ उसकी बेटी को दफनाया गया होता है। शांति के बाबूजी वहीं सिर रखकर खूब रोते हैं। बेटी, तू बहुत याद आती है। देख आज तेरे बाबूजी की क्या हालत हो गई है। जब तक तू थी हमें एक पल भी कभी किसी चीज से तकलीफ नहीं हुई। आज तेरे बिना सब खत्म हो गया है। बेचारा बूढ़ा आदमी रो धोकर उठता है और घर वापस आ जाता है। क्या हुआ? आप वापस आ गए? मैंने बहुत कोशिश की खेतों पर काम करने की, पर इस बुढ़ापे में मेरे बस की कहाँ ये सब। मैंने तो आपको पहले ही बोला था ना कि आप कहाँ कर पाओगे खेती, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। हाँ, अब समझ आ गया, पर अब ये खेत, ये घर सब हमसे छिन जाएगा। क्या होगा अब हमारा? बेचारे बूढ़े बाप इसी चिंता में भूखे सो जाते हैं और उधर खेतों में जमीन से एक धुआं उठता है। सब जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। धुएं से फिर किसी के हंसने की आवाज आती है। जब धुआं हटता है तो वहाँ एक चुड़ैल खड़ी जोर जोर से हंस रही होती है। मेरे खेत, मेरे प्यारे खेत। चुड़ैल पागलों की तरह पूरे खेत में इधर से उधर भागने लगती है। मेरी मिट्टी, मेरी मिट्टी, मेरे खेत। मैं इनको ऐसे बंजर नहीं रहने दूंगी। अपने माँ बाप को दुख नहीं झेलने दूंगी। मैं मरकर भी अपना फर्ज निभाऊंगी। चुड़ैल खड़ी होती है और खुद ही हल जोतना शुरू कर देती है। पूरी रात वो हल जोतती रहती है। फिर जैसे ही 4 बजने वाले होते हैं वो एकदम रुक जाती है। सुबह होने वाली है, अब मुझे जाना होगा। किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। वापस से वहाँ धुआं उठता है और चुड़ैल उस धुएं में गायब हो जाती है। जब सुबह होती है तो पास वाले खेत में हरी काम करने आता है। खेत को आधा जुता हुआ देख वो बड़ा हैरान होता है। अरे बाबूजी तो बड़े ताकतवर निकले। बताओ, इस उम्र में आधा खेत जोत कर चले गए, पर समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने ये सब किया कब। कल तो वो थोड़ी देर आकर वापस चले गए थे। हरी फिर शाम को घर जाते वक्त उन दोनों से मिलने चला जाता है और बातों बातों में खेत की जुताई की बात करने लगता है। ये बात सुनकर दोनों बूढ़े माँ बाप भी हैरान हो जाते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं कल गया तो था पर वापस आ गया था। तो फिर बाबूजी आपका खेत? अरे तुझे गलत फहमी हुई होगी।
छोड़ ये सब और बता, शहर कब जा रहा है? नहीं बाबूजी, अब शहर जाने की इच्छा नहीं है। सोच रहा हूँ यहीं रहूं। आपकी तरह मेरा भी दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ तो अब सब गांव वाले अपने लगते हैं। आप भी मेरे माँ बाबूजी जैसे हो, पर शहर में कोई अपना नहीं। ये तो तूने सही कहा, यही रहे आराम से, दिक्कत क्या है। हरी काफी देर वहाँ बैठता है और फिर अपने घर चला जाता है। रात काफी हो चुकी होती है और जब पूरा गांव सो जाता है तो फिर से उस खेत में धुआं उठता है और वही चुड़ैल वापस आ जाती है। अभी आधा खेत बचा हुआ है, मुझे आज रात में पूरे खेत को जोतना ही होगा। चुड़ैल पूरी मेहनत से बाकी का खेत भी जोतने में लग जाती है। रात भर में वो पूरा खेत जोत देती है और वहाँ से उसी धुएं के साथ गायब हो जाती है। अगले दिन फिर हरी खेत देखकर हैरान हो जाता है और फिर से माँ बाबूजी को जाकर बताता है, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये कौन उनकी मदद कर रहा है। आखिर कौन है जो हमारी मदद कर रहा है? क्यों ना आज रात को हम जाकर देखें? रात को बाबूजी अकेले जाते हैं और छुपकर देखते हैं, पर वहाँ कोई भी नहीं होता। सब ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहता है। काफी देर इंतजार करके वो थक जाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। उनके जाने के बाद जब 12 बजते हैं तो चुड़ैल फिर से आ जाती है। आज तो मुझे बीज बोने हैं। ये तो चलो आसान काम है, मैं एक रात में ही कर दूंगी। जल्दी फसल उगने लगेगी और सब मुसीबत दूर हो जाएगी। चुड़ैल फटाफट पूरे खेत में बीज बो देती है। जब थोड़े दिन बाद खेत में छोटे छोटे अंकुर निकलने लगते हैं, तब हरी जल्दी से माँ बाबूजी के पास जाता है और उनको खेतों में लेकर आता है। अरे ये तो वाकई चमत्कार हो गया। मुझे नहीं पता, पर ये तो सच में चमत्कार ही है। पूरे खेत में फसल उगना शुरू हो गई और देखो, जहाँ मेरी बेटी है वहाँ एक घास तक नहीं उग रही। माँ बाबूजी उस जगह जाकर बैठ जाते हैं और शांति को याद करके खूब रोते हैं। उनके रोते ही वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और उनको घर वापस आना पड़ता है। उसके बाद चुड़ैल रोज रात को आकर अपने जादू से बारिश करती है। कुछ ही समय में खेत में लहराती हुई फसल उग जाती है। माँ बाबूजी को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। एक दिन फिर दोनों बूढ़े माँ बाप सोचते हैं कि वो पूरी रात वही खेत बैठकर देखेंगे आखिर ये सब कर कौन रहा है। बस फिर रात को साथ वाले हरी के खेत में छुपकर बैठ जाते हैं। काफी देर हो जाती है पर वहाँ कोई नहीं आता। मैं उस दिन में कितनी देर इंतजार करता रहा, पर उस दिन भी कोई नहीं आया था यहाँ। अरे आप थोड़ा सब्र रखो, शायद जो भी आता है वो देरी से आता है ताकि उसे कोई देख ना ले। बाबूजी तो सो जाते हैं पर शांति टकटकी लगाए इंतजार करती रहती है। अब उसको भी नींद का झोंका आने लगता है। वो बड़ी कोशिश करती है कि वो सोए ना, पर उसे भी नींद आ जाती है। उसको नींद आते ही चुड़ैल का आने का वक्त हो जाता है। चुड़ैल को अंदाजा ही नहीं होता कि वहाँ कोई उसके इंतजार में छुपकर बैठा है, इसीलिए तो वो बेफिक्र अपने काम में लग जाती है। कितनी अच्छी फसल हुई है, इनको बेचकर काफी अच्छे पैसे आएंगे और सब ठीक हो जाएगा। चुड़ैल पूरी मेहनत से सारी फसल काट देती है और एक जगह इकट्ठा करने लगती है कि तभी उन दोनों बूढ़े माँ बाप की आंख खुल जाती है। मुझे ऐसा लगा यहाँ आसपास मेरी बेटी है, हमारी बेटी है आसपास। हाँ सही कहा, मुझे भी अभी सपना आया कि शांति हमसे मिलने आई है। एकदम फिर से दोनों की नजर उस चुड़ैल पर पड़ती है। वो चुड़ैल को फसल इकट्ठा करते देख लेते हैं। अब उन्हें सब समझ आ जाता है कि ये सब एक चुड़ैल का काम है। अजी ये तो चुड़ैल है, चुड़ैल। ये चुड़ैल अब तक इस खेत में काम कर रही थी क्या? अब मैंने अपना फर्ज पूरा किया, अब मेरे माँ बाप का सारा कर्जा उतर जाएगा। इतना कहते ही चुड़ैल के आसपास धुआं उठता है और वो उसी जगह समा जाती है जिस जगह शांति को दफनाया हुआ होता है। शांति, शांति, मेरी बच्ची शांति। दोनों भागते हुए जाते हैं पर तब तक वो चुड़ैल अंदर समा चुकी होती है। अरे हम कैसे नहीं समझ पाए बेटी कि वो तू ही थी, तू ही तो रोज आती थी हमारी मदद करने। शांति। माँ बाबूजी का सारा कर्जा उतर जाता है और उनके पास अच्छे खासे पैसे भी बच जाते हैं। वो हरी को भी इसके बारे में बताते हैं। हरी ये सुनकर बड़ा हैरान होता है। बस फिर हरी उन दोनों बूढ़े माँ बाप को अपने साथ रखता है। जल्द ही वो शादी कर लेता है और सब हंसी खुशी मिलकर रहने लगते हैं।
अमन एक दिन रात को कॉलेज से घर आ रहा होता है। तभी उसकी नजर एक ऐसी जगह पर पड़ती है जहाँ लिखा होता है लॉस्ट एंड फाउंड। तभी अमन का ध्यान उसी डिब्बे में रखे एक लैपटॉप पर जाता है। अरे वाह, ये लैपटॉप तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर पता नहीं किसका होगा। मेरा मन तो कर रहा है कि ये लैपटॉप ले जाऊं। वैसे भी किसी को क्या पता चलेगा यहाँ कौन सा किसी का नाम लिखा है। लॉस्ट एंड फाउंड में तो कोई भी लेके जाएगा, क्या पता चलेगा। तभी अमन यहाँ वहाँ देखते हुए लैपटॉप उठा लेता है और अपने घर आ जाता है। सच में बड़ा मस्त लैपटॉप है। मुझे वैसे भी एक लैपटॉप की जरूरत थी। अरे क्यों ना मैं सभा और प्रतीक को भी ऑनलाइन चैट पर जोड़ लूं। आखिर उन्हें भी तो दिखाऊं अपना लैपटॉप। तभी अमन अपने दोस्तों को मैसेज करके ऑनलाइन बुलाता है। वीडियो कॉल पर अमन सभा और प्रतीक के साथ बात करने लगता है। अरे यार अमन, तुम्हारे पास तो एंड्रॉइड फोन भी नहीं है, फिर तुम वीडियो कॉल कैसे कर रहे हो? हाँ? गेस करो। सभा, तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? मुझे आइडिया नहीं, तुम बता दो अमन। ओके, तो फ्रेंड्स, मैं लैपटॉप से ऑनलाइन हूँ। लैपटॉप? बट तुम्हारे पास लैपटॉप आया कहाँ से? हाँ? इन लोगों की चटपट चल ही रही थी कि अचानक से लैपटॉप में एक और पॉपअप होता है और अचानक एक भयानक सी शक्ल में एक भूत के वीडियो कॉल भी ऑन हो जाती है। अरे अरे ये कौन है? हम तो सिर्फ 3 ही लोग कॉल पे थे ना। ये चौथा विंडो किसका है? इतनी डरावनी शक्ल है यार। चुपचाप बताओ, हमारे अलावा और किसे बोला ऐसे मेकअप करके डराने को? गाइस, मैंने कोई प्रैंक प्लान नहीं किया है। मुझे नहीं पता ये कौन है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है उसकी शक्ल देख के। देखो, पूरे चेहरे पे खून ही खून लगा हुआ है। कौन हो तुम? और तुम्हें हमारा नंबर कैसे मिला? तुमने हमें वीडियो कॉल में ज्वाइन कैसे किया? अभी भी तुम लोग नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ। गाइस, मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। मैं ऑफलाइन जा रही हूँ, बाय। इतना कहने की देर थी कि अचानक ही सभा के लैपटॉप की विंडो फ्लिकर करने लगती है। वे लोग यहाँ सभा को सब्र बंधा रहे थे और तभी अचानक सभा की कॉल प्ले होती है और जो नजारा प्रतीक और अमन देखते हैं वो दंग रह जाते हैं। सभा का सिर धड़ से अलग टेबल पर पड़ा हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। सभा का लैपटॉप चालू हो चुका था। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। सभा सभा, ये कैसे हो गया? सभा सभा, ओह माय गॉड! सभा, बचाओ, हमें कोई बचाओ। सच सच बताओ, तुम कौन हो? और ये सब तुमने ही किया है ना? हमारे दोस्त को तुमने ही मारा है ना? हाँ, सभा को मैंने ही मारा है और अब तुम लोग भी मरोगे। अमन जल्दी जल्दी भड़बड़ाया हुआ कॉल डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करता है, पर लाख कोशिशों के बाद भी वो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कर पाता। तुम लोग बेकार की कोशिश कर रहे हो, मेरे जाल में फंस चुके हो और अब तुम दोनों मरने वाले हो। अपने मरने की बात अपने ही कानों से सुनने के बाद भी उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। भूत, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो आपको जानता भी नहीं। कृपया मुझे नहीं मारो। बचाओ बचाओ बचाओ। तभी अमन के फोन पर एक मैसेज आता है, अब तुम्हारी बारी है। ये मैसेज पढ़कर अमन तो मानो जीते जी मर गया हो। वो वहीं चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है। इधर प्रतीक अमन को वीडियो कॉल पर बेहोश होता देख अपने घर से बाहर भागने लगता है अपने आप को बचाने के लिए। बचाओ बचाओ, कोई है? मुझे इस भूत से बचाओ, कोई मुझे बचाओ। प्रतीक आशा की किरण जगाते हुए गाड़ी को रोकने लगता है। प्रतीक रोड के बीचों बीच गाड़ी को दोनों हाथ दिखाते हुए रोकता है। गाड़ी अचानक प्रतीक के बिल्कुल सामने आकर अचानक रुक जाती है, पर गाड़ी का शीशा नीचे नहीं होता। प्रतीक गाड़ी का आगे का शीशा बचाते हुए, अरे खोलो खोलो, गेट खोलो, मुझे बचा लो। मेरे पीछे एक भूत पड़ा हुआ है, वो मुझे जान से मार देगा। प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तभी गाड़ी का पीछे वाला लॉक खुलता है और प्रतीक दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाता है
और गाड़ी वाले को तेज गाड़ी भगाने को कहता है। गाड़ी वाला तेज तेज गाड़ी भगाने लगता है, पर वो गाड़ी को एक जंगल की तरफ मोड़ लेता है। ये देखकर प्रतीक कुछ समझ नहीं पाता। अरे भैया, ये आप गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? चुपचाप बैठा रह, मैं बिल्कुल सही जगह ले जा रहा हूँ तुझे। और जोर जोर से हंसने लगता है। जैसे ही प्रतीक सामने वाले शीशे में उसकी शक्ल देखता है, मानो धरती पलट गई हो। वो गाड़ी वाला और कोई नहीं, वही भूत था जिससे बचने के लिए वो इतनी कोशिश कर। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं अभी नहीं मरना चाहता, मुझे जाने दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी भूत एकाएक जंगल में बने एक वीरान खंडहर के आगे गाड़ी रोकता है और प्रतीक को बालों से पकड़कर वहां अंदर ले आता है। भूत प्रतीक को एक कुर्सी से रस्सी में बांध देता है। अपनी मौत को प्रतीक ने आज पहली बार इतनी करीब से देखा था। वो डर के मारे चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब प्रतीक की आंख खुलती है तो वो आसपास देखता है। कुछ दूरी पर उसे टेबल पर बैठे दो भूत नजर आते हैं जो मांस खा रहे होते हैं। उनका शरीर नीला था और आंखें लाल, पूरा मुंह खून से सना हुआ और आंखों से खून की धारा बह रही थी। और उन दोनों के हाथों में कांच का ग्लास होता है जिसमें लाल रंग का शरबत जैसा प्रतीक को नजर आता है। अरे बाप रे बाप, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? मैं अपने आप को कैसे बचाऊं? किसी को तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ बंधा हुआ हूँ। कोई मुझे कैसे ढूंढेगा? मेरी मौत तो आज तय है, तय। किसी को गलती से भी ख्याल नहीं आएगा कि मैं जंगल के इस खंडहर के अंदर होऊंगा। तभी प्रतीक अपने आप को कमजोर महसूस करने लगता है। तभी उसका ध्यान अपने बाजू पर लगी सुई पर जाता है जिसमें से उसके शरीर का खून एक नली के द्वारा एक जग में भर रहा था। प्रतीक डर जाता है। अरे ये लोग मेरा खून क्यों निकाल रहे हैं? तभी प्रतीक दोबारा उन भूतों के ग्लास की तरफ देखता है। ओह माय गॉड, अब समझ आया कि ये लोग मेरा ही खून पी रहे हैं, ना कि लाल शरबत। प्रतीक का दिमाग काम नहीं कर रहा होता है कि वो अपने आप को कैसे बचाए इन भूतिया दरिंदों से। कुछ सोच प्रतीक, कुछ सोच, वरना भगवान के पास जाके क्या मुंह दिखाएगा कि मरने से पहले आखिरी कोशिश भी नहीं की और हार मान ली। अरे कुछ तो सोच, कुछ तो सोच। तभी उसका ध्यान अपनी पैंट की जेब पर जाता है। अरे हाँ, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? मोबाइल तो मेरी जेब में ही है, मैं कॉल करता हूँ। किसी को क्या पता, मुझे कोई ढूंढता हुआ यहाँ आ ही जाए। प्रतीक भूतों की नजरों से बचते हुए जेब से फोन निकालता है और किसी तरह पुलिस को फोन लगाता है। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन जी, मैं प्रतीक बोल रहा हूँ। मैं यहाँ जंगल के खंडहर में फंस गया हूँ, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। हेलो भाई, कौन रो रहा है कॉल पर? नाम तो बताओ अपना। प्रतीक परेशान होकर वापस पूरी बात बताता है, पर पुलिस वालों को कॉल पर सिर्फ रोने और चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। क्या हुआ हवलदार, किसका फोन है इतनी रात में? सर पता नहीं, बस रोने की आवाजें आ रही हैं। इधर प्रतीक को जो आखिरी उम्मीद की किरण मिली थी वो भी खत्म हो गई थी। अब बेचारा लाचार अपनी आंखों से अपनी दर्दनाक मौत का खेल देख रहा था। इतने में इधर अमन को होश आता है। अमन देखता है कि प्रतीक की कॉल अभी तक चल रही थी पर ब्लैंक थी। अमन की कई आवाजें देने पर भी प्रतीक का कोई जवाब ना पाकर अमन बेचैन होने लगता है। वो देखता है कि इस भूत की स्क्रीन पर उसे वही खंडहर नजर आता है, पर सब धुंधला धुंधला था। अमन भौचक्का रह जाता है और समझने की कोशिश करता है कि ये सब का मतलब क्या है। इधर पुलिस वाले इस कॉल की लोकेशन ट्रेस करने लगते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। इधर अमन बहुत सोचने समझने पर उसके दिमाग में एक बात आती है। वो लैपटॉप लेकर फटाफट उस लॉस्ट एंड फाउंड वाली जगह के लिए निकल पड़ता है। भागते भागते अमन कुछ देर में उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसने उस लैपटॉप को पहली बार देखा था। वो पाता है कि उस जगह पर कुछ बहुत अजीब था। सारी चीजें खूबसूरत तो थी पर उनको देखकर एक अनचाहा सा एहसास था। अमन कुछ ठीक नहीं पाता और उस लैपटॉप को डायरेक्ट ऑफ करके वहीं डिब्बे में रख देता है। इधर वे भूत प्रतीक को मारने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि एकाएक वो खंडहर गायब होने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? हमारी दुनिया वापस से नष्ट क्यों हो रही है? इतने सालों बाद तो हम इस दुनिया में वापस आए थे, इंसानी खून पीने को मिला था इतना तरसने के बाद, पर ये किसने किया? किसने किया? प्रतीक समझ नहीं पा रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। धीरे धीरे वो खंडहर, वो भूत सब नष्ट होने लगते हैं और धुआं बनने लगते हैं। तभी प्रतीक पाता है कि वो खंडहर वाला भ्रम सब खत्म हो चुका है, पर प्रतीक खून निकल जाने की वजह से बहुत कमजोर महसूस कर रहा होता है।
अरे मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि अपने आप को निकाल भी नहीं पा रहा इस रस्सी से। और बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पुलिस भी प्रतीक का नंबर ट्रैक करते करते उसी जगह पहुँच जाती है। अरे ये कौन है? सर ये तो बहुत कमजोर हो गया है। देखिए, इसे देख के लगता है कि इसके शरीर का खून कुछ ज्यादा मात्रा में निकाला गया है। हमें इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए। पुलिस फटाफट एम्बुलेंस बुलाती है और प्रतीक को हॉस्पिटल भेजती है। अमन को जब इसकी खबर मिलती है तो वो प्रतीक से मिलने आता है। प्रतीक उससे सारी घटना बताता है। प्रतीक, अगर हम किसी को ये भूतिया लैपटॉप का किस्सा सुनाएंगे ना तो कोई हमारा विश्वास नहीं करेगा। अभी मैं वो लैपटॉप वापस वहीं छोड़कर आया हूँ। बेहतर यही होगा हम ये सब एक बुरा सपना समझ के भूल जाएं। हाँ दोस्त, भूल जाएं। प्रतीक भी अमन की हाँ में हाँ मिलाता है और वो दोनों इस राज को अपने भीतर ही दफन कर